हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल वेदांतु ओलंपियाड स्कूल. Basically, Vedantu Olympiad School is a new project of Vedantu in which we people will be catering for Olympiad exam preparation. ठीक है, right from pre-RMO, RMO, INMO, that is from mathematical Olympiads to physics Olympiads, chemistry Olympiads, biology Olympiad, and even junior science Olympiad, that is NSEJS. We will also be covering SOF Olympiad exams, right? For more details about these courses, you should visit the website olympia.vedantu.com, right? So in today's session, I'll be talking about only Maths Olympiad. Okay, we will be doing some shortcuts on pre-RMO and RMO questions, right? So today's lecture is all about pre-RMO and RMO hacks. That is jugaad of real life, in fact, of maths in today's lecture, right? Let me introduce a little bit about myself. I am Chetan Garg. I've been teaching maths from last 11 years. I've done my BTech in computer science from NSIT, Netaji Subhash Institute of Technology, a college of Delhi University, right? I've cleared IIT JEE in 2004, right? So today I will be covering just two questions. ठीक है, तो I'll be taking 15 to 20 minutes of yours, right? हम एक प्री आर का क्वेश्चन करेंगे और एक हम आर का क्वेश्चन करेंगे, राइट? बट ट्रस्ट मी, आज के लेक्चर में आपको बहुत मज़ा आने वाला है. एंड इनफैक्ट इस पूरे वेदांतु ओलंपियाड स्कूल में यू विल गेट अ फील हाउ द प्रिपरेशन ऑफ एन ओलंपियाड एग्जाम शुड बी, राइट? तो आज के सेशन में हम, जैसे मैंने आपको बताया, हम दो क्वेश्चंस करेंगे. एक प्री आर का क्वेश्चन रहेगा जिसमें मैं आपको उसका पहले एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताऊंगा, बट जनरली टीचर्स एंड स्टूडेंट्स डू इन दैट क्वेश्चन, राइट? And what is the jugaad, what is the shortcut, and in fact with the help of shortcut you can do the question like this, right? So we'll be doing like this, and one question I'll be covering of previous year of RMO, right? In which I'll be telling you 3 to 4 subjective solutions of that particular question, and you will see how lengthy these solutions are, and with the help of some jugaad we can again do that particular question also like this. Okay, so let's start our session, and before starting I'll start my session with a puzzle. Okay, so the puzzle is, how many times hour hand and minute hand overlap in a day. ठीक है, एक दिन में जो अपना एनालॉग क्लॉक होता है उसमें आवर हैंड और मिनट हैंड कितनी बार ओवरलैप करते हैं. अच्छा, एक चीज़ और यार, आज के सेशन में ना हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसको करने के लिए आप बीच में वीडियो को प्लीज़ पॉज कर सकते हो. टेक योर टाइम, है ना, आराम से क्वेश्चन को सोल्व करो. जब आपका क्वेश्चन हो जाता है या आप उस पर एक जेन्युइन सा टाइम दे चुके हो तो उसके बाद आप वीडियो को रीस्टार्ट कर सकते हो. ओके, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द सोल्यूशन. तो जिन बच्चों को नहीं आता, जो करना चाहते हैं, प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड गिव इट अ लिटल टाइम, राइट? सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू द सोल्यूशन, राइट? देखो, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि हमें ना, मतलब देखो, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं. हम एनालॉग क्लॉक में अपने 12 आवर्स के राउंड में देखते हैं कि कितनी बार ओवरलैपिंग होगी. फर्स्ट ओवरलैपिंग होती है 12 ओ क्लॉक, है ना? 12 ओ क्लॉक फर्स्ट ओवरलैपिंग होती है. जो नेक्स्ट ओवरलैपिंग होगी, क्या वो 1 ओ क्लॉक होगी? नहीं, क्योंकि 1 बजे तो इनके बीच में एंगल रफली 30 डिग्री का होता है. तो नेक्स्ट ओवरलैपिंग विल बी एट 1 आवर, मतलब 1 बज के कुछ मिनट पे. Similarly, next overlapping will be at 2 point something, next will be at 3 point something, 4 point something, है ना, 5 point something, 6 point something. ये जो 6 point something वाली है overlapping, क्या ये 6:30 पर होगी? No, 6:30 पर बेसिकली जो मिनट हैंड है वो तो 6 पर होगा, बट जो आर हैंड है वो 6 और 7 के एग्जैक्टली मिड में होगा, है ना? तो बेसिकली उस टाइम पर भी इनके बीच में 15 डिग्री का एंगल होता है. तो 6:30 से 6:35 के बीच में कुछ ओवरलैपिंग होगी. उसके बाद 7 पॉइंट समथिंग पे होगी, बेसिकली 7:35 से 7:40 के बीच में कुछ ओवरलैपिंग होगी. सिमिलरली नेक्स्ट ओवरलैपिंग 8:40 से 8:45 के बीच में कुछ होगी. नेक्स्ट ओवरलैपिंग 9:45 से 9:50 के बीच में कुछ ना कुछ होगी. नेक्स्ट ओवरलैपिंग विल बी 10:50 टू कुछ 10:55 के बीच में. बट नेक्स्ट ओवरलैपिंग 11 पॉइंट समथिंग पे नहीं होगी, बिकॉज 11 पॉइंट समथिंग पे जो ओवरलैपिंग होगी वो एक्चुअली 12 ओ क्लॉक पे ही होगी. ठीक है, तो अगर हम काउंट करें कितनी ओवरलैपिंग्स हो रही है, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो एक 12 आवर्स के स्पैन में 11 ओवरलैपिंग हुई है ना। अब आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो कि सर ये 12 वाली ओवरलैपिंग भी तो काउंट करेंगे। भाई ये नेक्स्ट 12 आवर के राउंड में काउंट करेंगे। अगर अभी करोगे तो फिर नेक्स्ट 12 आवर के राउंड में 10 ओवरलैपिंग्स ही बचेंगी, ठीक है। तो 11 ओवरलैपिंग एक 12 घंटे के राउंड में होती है। सिंस एक दिन में 24 आवर्स होते हैं तो देयर विल बी 2 राउंड ऑफ 12 आवर्स, तो टोटल नंबर ऑफ ओवरलैपिंग विल बी 22, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब इसमें ना एक सिंपल सा एक और भी कंसेप्ट है। इसमें आप सिंपली ये बोल सकते हो कि जैसे अगर लेट से कोई पूछ रहा है कि फर्स्ट ओवरलैपिंग अगर 12 बजे हो रही है तो नेक्स्ट ओवरलैपिंग कितनी देर बाद होगी, ठीक है। देखो सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि आर हैंड और मिनट हैंड की जो स्पीड है दैट ऑलवेज रिमेन्स सेम, है ना। स्पीड जो है वो हमेशा सेम रहती है। तो 12 आवर्स में 11 ओवरलैपिंग हुई है, ठीक है। तो हर ओवरलैपिंग कितनी देर बाद हो रही है, आफ्टर 12/11 आवर्स, ठीक है। तो हर ओवरलैपिंग 12/11 आवर्स के बाद हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट ओवरलैपिंग अगर 12 बजे हुई तो नेक्स्ट ओवरलैपिंग कितने बजे होगी, 12/11, दैट इज 1:11 आवर्स पे, राइट। तो 1 पॉइंट समथिंग पे। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो बिटवीन एनी टू ओवरलैपिंग हाउ मच इज द टाइम, दैट इज 12/11 आवर्स, ओके। चलो, तो अगेन द आंसर टू दिस पजल इज total number of overlapping, that will be 22 in a day, right. Now let's move to our first question of pre-RMO, ठीक है। This is the question, this question came in 2009 in the pre-RMO exam that occurs on 11th of August. बेसिकली 2019 में 2 pre-RMO के एग्जाम हुए थे, एक 11th अगस्त को हुआ था और एक 25th अगस्त को हुआ था। तो 11th अगस्त वाले पेपर का 7th क्वेश्चन है, राइट। तो लेट्स एक बार आप क्वेश्चन आराम से पढ़ो, है ना, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसका एक्चुअल तरीका बताऊंगा, बेसिकली जो सब्जेक्टिव मेथड है, जो जनरली बच्चे इसके क्वेश्चन को ट्राई करते हैं या जो इंस्टीट्यूट्स में या जो टीचर्स इस क्वेश्चन के बारे में बताते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को इस तरीके से किया जा सकता है, कुछ जुगाड़ की हेल्प से, राइट। ये वैसे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये 8th क्लास का बच्चा भी कर सकता है, 9th का भी, 10th का भी, किसी भी क्लास का बच्चा ये कर सकता है। जस्ट उसे डिग्रीज की सेंस होनी चाहिए कि एक सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं और मिनट किस किस तरीके से डिग्रीज को केटर करता है ना। देखो, तो ये क्वेश्चन कह रहे हैं अभी, इन अ क्लॉक देयर आर 2 इंस्टेंसेस व्हेन बिटवीन 12 noon to 1 PM व्हेन द आवर हैंड इज जस्ट परपेंडिकुलर टू द मिनट हैंड, ठीक है। हमसे ये क्या पूछ रहे हैं, ही इज आस्किंग अबाउट कि डिफरेंस इन मिनट्स बिटवीन दीज 2 इंस्टेंसेस, इन 2 इंस्टेंसेस के बीच में जो भी डिफरेंस है टाइम का, वो डिफरेंस हमसे ये पूछना चाहते हैं, ऑब्वियसली इन मिनट्स, राइट। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, जो फर्स्ट परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है, वो 12:15 के बाद बनेगा, है ना। तो लेट्स से ये x मिनट के बाद बनता है, तो x मिनट में जो मिनट हैंड है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 1 मिनट में जो मिनट हैंड होता है वो 6 डिग्री ट्रेवल करता है, राइट। बिकॉज 360 मिनट्स में 360 डिग्री ट्रेवल करता है, ठीक है। 360 डिग्री 60 मिनट्स में करता है, तो 1 मिनट में कितना करेगा, 6 डिग्री, तो x मिनट में 6x। ये मिनट हैंड ने डिग्रीज, इतने डिग्रीज ट्रेवल किया इन x मिनट्स। x हमने क्या माना है, x टाइम हमने माना है जो फर्स्ट इंस्टेंस होगा जब आर हैंड और मिनट हैंड परपेंडिकुलर होंगे, राइट। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा, बहुत आसान है ना। तो x मिनट में आर हैंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। आर हैंड बेसिकली 60 मिनट्स में आर हैंड कितने डिग्री ट्रेवल करता है, 60 मिनट्स में ये ट्रेवल करता है भैया 30 डिग्री, ठीक है। बेसिकली 60 मिनट्स में लेट्स से अगर वो इनिशियली 12 पे, तो आफ्टर 60 मिनट्स आर हैंड 1 पे चला जाएगा, राइट। तो 12 से 1 के बीच में 30 डिग्री होते हैं, तो 30 डिग्री इसने ट्रेवल किया 60 मिनट्स में, और तो x मिनट्स में कितने डिग्री ट्रेवल करेगा, बेसिकली x/2, ठीक है। तो इनका डिफरेंस कितना होगा, जो इनके बीच में एंगल है, दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई। बेसिकली यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x कम्स आउट टू बी, आई गेस इट कम्स आउट टू बी 180, यस 180/11 मिनट्स, राइट।
तो इतने मिनट्स के बाद फर्स्ट इंस्टेंस आएगा जब दोनों हैंड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि जब दूसरा इंस्टेंस आएगा बेसिकली वो कब आएगा, जब आर हैंड तो 1 पे पहुंचने वाला होगा और मिनट हैंड कहीं यहाँ होगा, ठीक है। तब भी इनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो सकता है। लेट्स से ये इंस्टेंस आता है y मिनट्स के बाद, ठीक है। तो अब सिंपल सा फंडा, अगेन y मिनट में वो कितना ट्रेवल करेगा 360/60 इंटू y, एंड आर हैंड ने कितना ट्रेवल किया होगा अगेन 30/60 इंटू y मिनट्स में बेसिकली वो y/2 ट्रेवल किया होगा। अब हाँ, इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्रीज का, हम ऑब्वियसली ये वाला एंगल लेंगे बिकॉज आर हैंड ने इतना ट्रेवल किया है ना, और सॉरी मिनट हैंड ने ज़्यादा ट्रेवल किया और आर हैंड ने कम किया है। तो दिस कम्स आउट टू बी 270 डिग्री। अब यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालोगे इट विल सिंपली कम्स टू बी 540/11 मिनट्स, ठीक है। तो इतने मिनट्स बाद बेसिकली y मिनट्स बाद यानी 540/11 मिनट्स के बाद सेकंड इंस्टेंस आएगा जब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस इन मिनट्स बिटवीन दीज टू इंस्टेंसेस। तो बेसिकली ये हमसे y माइनस x पूछना चाहता है, ठीक है। तो व्हाट इट विल बी 540 माइनस 180 दैट इज 360/11 इतने मिनट्स के बाद, राइट। दिस इज द आंसर। बट हाँ, अगेन हमें ये कह रहे हैं कि आंसर को आप a प्लस बी बाई सी की फॉर्म में लिखो। तो 360/11 दैट कम्स आउट टू बी नथिंग बट 32 प्लस 8/11, ठीक है। तो दिस इज 32 इज आवर a, b इज 8 and c is 11, right? So what will be a plus b plus c, that is 32 plus 8 40 plus 11 that is 51, right? So 51 is the answer, right? तो दिस इज द सॉल्यूशन जो बहुत सारे बुक्स में या बहुत सारे टीचर्स करवाते हैं, और देखो कोई बुराई नहीं है, इनफैक्ट मोस्टली स्टूडेंट्स यही अप्रोच करते हैं, ठीक है। वो x मिनट बाद देखेंगे, y मिनट बाद देखेंगे और दोनों का गैप देखेंगे। बट हमें ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? हम एक शॉर्टकट देखते हैं इसको, कैसे हम बिना पेन उठाए कर सकते हैं, ठीक है। देखो मैं अभी पेन नहीं उठाऊंगा, ठीक है, मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही करके बताऊंगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक पजल की थी जिसमें हमने देखा था कि एक दिन में कितने ओवरलैप्स होते थे, है ना, आर हैंड और मिनट हैंड के। वो 22 ओवरलैप्स आए थे 24 आवर्स में। तो 24 आवर्स में 22 ओवरलैप होते हैं। इसका मतलब हमने ये भी देखा था कि हर ओवरलैप कितनी देर बाद आएगा, दैट विल बी आफ्टर 24/22, दैट इज आफ्टर 12/11 आवर्स। तो हर 12/11 आवर्स के बाद एक ओवरलैप होता है, राइट। तो अगर लेट से हम आर हैंड पे बैठ जाएं, क्योंकि उनकी दोनों की स्पीड कांस्टेंट है, तो इनिशियली आर हैंड और मिनट हैंड में अगर एंगल 0 डिग्री का है बिकॉज दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो आफ्टर 12/11 भी वो दोबारा ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब उनके बीच में एंगल अभी भी 0 डिग्री का है। तो बेसिकली इफेक्टिवली उनके बीच में कितना एंगल ट्रेवल हो चुका है रिलेटिवली 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 डिग्री ट्रेवल होने में इतने आवर्स लग रहे हैं, बट हमें मिनट्स में आंसर चाहिए, तो हम बोलेंगे कि 12/11 इंटू 60 मिनट्स लग रहे हैं 360 डिग्री ट्रेवल करने में। बट हमें तो राइट एंगल पे चाहिए था, तो फर्स्ट राइट एंगल विल बी क्वार्टर ऑफ द सर्कल, द सेकेंड राइट एंगल विल बी 3/4 ऑफ द सर्कल, ठीक है, 3/4 ऑफ दिस वैल्यू, राइट। तो दोनों का डिफरेंस विल बी आवर आंसर। तो डिफरेंस इज नथिंग बट हाफ ऑफ 12 इंटू 60 अपॉन दिस 11, अगेन दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच 360/11। दैट वॉज द आंसर, दैट वॉज द सिंपल आंसर, ठीक है। अगेन मतलब अब यहाँ पर आपको क्या चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि भैया जो मतलब दोनों ओवरलैप्स के बीच में जो टाइम है दैट इज आफ्टर 12/11 आवर्स, ठीक है। हर 12/11 आवर्स के बाद ओवरलैप होता है, तो फर्स्ट राइट एंगल और सेकेंड राइट एंगल के बीच में उसका हाफ आंसर होगा, ठीक है। बेसिकली मतलब क्योंकि उनकी रिलेटिव स्पीड दोनों की सेम है, राइट। तो आंसर विल बी हाफ ऑफ दिस 12/11 इंटू 60, या अगर हम आवर्स की बात करें, आवर्स में वो आंसर हो जाएगा 6/11, बट हमें मिनट्स में पूछा था तो इंटू 60, दिस कम्स आउट टू बी 360/11, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये एक बड़ा सिंपल सा जुगाड़ था। चलो अब हम एक नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना। ये RMO 1993 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो।
क्वेश्चन कह रहे हैं लेट ए बी सी इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, और सी डी इज द ऑल्टीट्यूड थ्रू सी, जैसे कि हम फिगर में देख पा रहे हैं ए बी की हमें वैल्यू दी है 8 यूनिट्स एंड सी डी हमें गिवन है 6 यूनिट्स, राइट, जैसे कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो, राइट। हमसे पूछ रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी, let's assume this E, this is the midpoint of AD and this F is the midpoint of BC, right। तो हमें E और F में डिस्टेंस चाहिए, बेसिकली मिडपॉइंट ऑफ AD और BC में डिस्टेंस चाहिए। देखो वैसे तो ये ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, मतलब आरएमओ पॉइंट ऑफ व्यू से डिसेंट क्वेश्चन है, प्री आरएमओ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इस क्वेश्चन को टफ रेट किया जाएगा, ठीक है। मैं इसके आपको पहले वेरियस सब्जेक्टिव तरीके बताता हूँ, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, वी विल डिस्कस ओनली 3 मेथड्स। इसमें आप देखोगे कि क्वेश्चन जनरली कितना लेंथी पड़ता है या उसमें कुछ अच्छी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। फिर हम देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को अगेन बिना पेन उठाए कर सकते हैं, राइट। चलो तो पहला हम मेथड 1 देखते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, मैं मेथड का पहले क्रक्स बता देता हूँ आपको क्या है। लेट्स से हम बी डी की वैल्यू मान लेते हैं x, ठीक है, जैसा हमने इस क्वेश्चन में यहाँ पे माना हुआ है। लेट्स अज्यूम दिस बी डी इज x, तो व्हाट विल बी AD? AD विल बी 8 माइनस x, राइट, दिस AD विल बी 8 माइनस x। अब क्या हमारे पास BC आ जाएगा? बिकॉज हमें CD पता है, तो BC हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ x, जैसे कि यहाँ पे BC की वैल्यू हमने निकाली हुई है, दिस कम्स आउट टू बी पाइथागोरस थ्योरम लगा दी सिंपली, तो x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। और अगर हम यहाँ की बात करें, जो DE होगा वो AD की वैल्यू है हमारे पास, E मिड पॉइंट था, तो दिस DE विल बी नथिंग बट AD/2, है ना। तो DE विल बी 8 माइनस x/2, दैट इज 4 माइनस x/2, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ DE, राइट। तो ये जो BE है, BE क्या बन जाएगा? BE विल बी नथिंग बट BD प्लस DE, BD हमने x माना था और DE अभी हमने निकाला, दैट इज 4 माइनस x/2, तो व्हाट विल बी BE? BE विल कम्स आउट टू बी 4 प्लस x/2। कैसे? कुछ नहीं, BD मतलब x हमने इसमें ऐड कर दिया DE में, DE की वैल्यू अभी हमने निकाली थी। BC जैसा हमने अभी बताया था पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये सॉल्व कर लिया। अब क्योंकि F मिड पॉइंट था BC का, तो हमने BF निकाल लिया, दैट विल बी नथिंग बट BC/2, तो दैट विल बी आवर x स्क्वायर प्लस 36/2, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 36/2। अब अगर हम बात करते हैं इस ट्राइंगल की, ट्राइंगल BCD, BCD इज क्लियरली राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, एंड दिस बेस x BD, that is BD upon BC, है ना, that is x upon BC, that will be nothing but that will be cos theta, and what was BC? BC was nothing but twice of BF, ठीक है। तो this x upon BF that is equals to cos theta, and similarly अगर हम फिर से ट्राइंगल की बात करें BFE, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ट्राइंगल BFE में हम कोसाइन रूल लगा सकते हैं। आई होप आपको साइन रूल और कोसाइन रूल आते होंगे इन अ ट्राइंगल, जिनको नहीं आते वो जस्ट एक बार गूगल कर सकते हैं, है ना। तो कोसाइन रूल का फॉर्मूला था cos थीटा विल बी इक्वल्स टू दिस BE स्क्वायर प्लस दिस BF स्क्वायर माइनस दिस EF स्क्वायर, है ना, अपॉन ट्वाइस ऑफ दिस BF इंटू BE। ये कोसाइन रूल है, ये हमने cos थीटा लगाया। अब cos थीटा दोनों में cos थीटा आ रहा है, तो ये दोनों वैल्यूज को हम सिंपली इक्वेट कर सकते हैं, तो x/2 BF दैट विल बी इक्वल्स टू दिस, राइट। तो हमने कुछ नहीं किया, x/2 BF ये हमने वो दूसरे वाले कोसाइन के इक्वल कर दिया। यहाँ से क्लियरली 2BF कैंसल आउट हो रहा है ना। BE को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट वी विल गेट x इंटू BE इक्वल्स टू BE स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर माइनस EF स्क्वायर, राइट। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं। और आपको ध्यान होगा हमने थोड़ी देर पहले BE की वैल्यू निकाली थी, BE की वैल्यू ये रही हमारी 4 प्लस x/2, है ना, ये हमने BE सॉल्व किया था। इस BE को हमने रख दिया यहाँ पर, ठीक है, ये BE स्क्वायर में हमने ये 4 प्लस x/2 होल स्क्वायर रख दिया। अब BF स्क्वायर BF भी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, आपको ध्यान होगा BF की वैल्यू हमने ये निकाली थी, तो व्हाट विल बी BF स्क्वायर? इट विल बी x स्क्वायर प्लस 36 अपॉन 4, राइट। EF स्क्वायर हमने एज इट इज रखा, और इनफैक्ट हमें, अगर आपको ध्यान हो, हमें EF की ही वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। तो ये अब हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसको जब हमने एक्सपेंड किया तो हमने देखा कि धीरे धीरे ये जो वैल्यूज़ हैं, x वाली जो टर्म्स हैं, वो सारी टर्म्स कैंसल आउट हो गई, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे होल स्क्वायर एक्सपेंड करो तो 16 प्लस x स्क्वायर बाई 4 प्लस 4x आएगा, है ना। यहाँ पे x स्क्वायर बाई 4 प्लस 9 बन रहा है, तो x स्क्वायर बाई 4 प्लस x स्क्वायर बाई 4 ये x स्क्वायर बाई 2 बनता है, जो x स्क्वायर बाई 2 से कैंसिल आउट हो गया, 4x से कैंसिल आउट हो गया। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद EF स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से EF की वैल्यू क्या आ गई? 5, ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करना था।
तो वन मेथड इज दिस, ठीक है। तो जिनको नहीं क्लियर हुआ वो एक बार दोबारा इस मेथड को देख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं मेथड नंबर 2 पे, ठीक है। तो मेथड नंबर 2 में हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। दिस इज आवर सेकंड मेथड। अब इस मेथड में हमने क्या किया, ये जो BD लेंथ है हमने BA को एक्सटेंड किया, इस BA लेंथ को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया G पॉइंट तक, सच दैट ये जो BD है वो AG के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो हमने इसको इस तरीके से एक्सटेंड किया, बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन की है, हमने BD इक्वल्स टू AG कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें मेंशन था E इज द मिड पॉइंट ऑफ DA एंड क्लियरली BD इज इक्वल्स टू AG। तो हम कंफर्टेबली कह सकते हैं कि भैया ये दिस E विल ऑल्सो बी द मिड पॉइंट ऑफ दिस BG, है ना। BG का भी E मिड पॉइंट होगा। और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो E मिड पॉइंट है BG का और F मिड पॉइंट है BC का। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग अपन कह सकते हैं ये जो FE होगा दैट विल बी, EF विल बी पैरेलल टू CG एंड इनफैक्ट EF विल बी हाफ ऑफ CG, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, ये दूसरा सॉल्यूशन है इसी क्वेश्चन का, एक सॉल्यूशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये EF जो है वो हाफ ऑफ CG होगा। तो अगर किसी तरीके से हमें CG मिल जाए तो हमें जस्ट हाफ करना है उसका, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, BD और AG ये तो इक्वल थे, ये तो इक्वल थे हमारी एजम्पशन के अकॉर्डिंग। तो इनफैक्ट AB विल बी नथिंग बट AB विल बी इक्वल टू DG। AB और DG बराबर ही होंगे बिकॉज DA पोर्शन तो कॉमन ही है ना। और AB की वैल्यू हमें गिवन थी, AB वाज नथिंग बट 8। तो DG विल बी इक्वल्स टू, बेसिकली दिस DG विल बी इक्वल टू 8। CD हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था 6। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन इजीली कैलकुलेट CG स्क्वायर दैट विल बी नथिंग बट CD स्क्वायर दैट इज 6 स्क्वायर प्लस DG स्क्वायर दैट विल बी 8 स्क्वायर। तो CG comes out to be 10 and since CG is 10 तो EG will be half of this, half of CG, तो EF will be 5, ठीक है। तो दिस इज द मेथड 2 जिसमें हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी थी, बट हाँ मतलब चलो आसानी से हो गया। बट अगेन दिस इज नॉट द शॉर्टकट, शॉर्टकट तो हम बिना पेन उठाए करेंगे, ठीक है। तो एक और मेथड पे चलते हैं, ठीक है। लेट्स सी मेथड नंबर 3, ठीक है। इसमें भी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर दें। जो बेसिकली ब्लू लाइन से आप लाइन देख पा रहे हो EG और FG, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने AC साइड का मिड पॉइंट मान लिया G को हमने AC साइड का मिड पॉइंट मान लिया। अब E और G को ज्वाइन कर दिया, F और G को भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब क्लियरली अगर आप ACD ट्राइंगल देखोगे तो E इज द मिड पॉइंट, G इज द मिड पॉइंट। तो EG विल बी पैरेलल टू CD एंड EG विल बी नथिंग बट हाफ ऑफ इट्स लेंथ। ये थ्योरम हमने पढ़ी हुई है, तो EG विल बी इक्वल्स टू 3, राइट। सिमिलरली G एंड F ये भी मिड पॉइंट है, ठीक है। तो FG will be equals to, FG will be parallel to AB because F and G both are midpoint. So FG will be parallel to AB and FG is nothing but half of AB, ठीक है। तो FG will be equals to 4, ठीक, because AB की लेंथ हमें क्वेश्चन में गिवन थी, AB is nothing but that was equal to 8। अब क्योंकि CD परपेंडिकुलर है AB के और ये पैरेलल है ना, तो ऑब्वियसली दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री। दिस विल बी अ रेक्टेंगल, लेट्स से दिस पॉइंट इज M, तो क्लियरली MGED, this MGED, this will be perpendicular. Why perpendicular? Because clearly ये पैरेललोग्राम तो है, ये पैरेलल है और एक एंगल 90 डिग्री है। Since this is perpendicular, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लियरली पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। हमने FG निकाल लिया दैट इज 4, हमने GE निकाल लिया दैट इज 3, तो EF विल बी नथिंग बट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो दैट कम्स आउट टू बी 5, ठीक है। तो दिस इज अ सिंपल सॉल्यूशन, है ना। तो हमने ये थर्ड मेथड देखा जिसमें हम EF की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट अगेन इसमें भी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब हम एक सिंपल सा मेथड देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का। देखो हमने 3 लेंदी मेथड देखे हैं, तो अब एक बड़ा सिंपल सा मेथड देखते हैं। देखो शॉर्टकट्स में बेसिकली क्या होता है, हमें है ना क्वेश्चन में कुछ ढूंढना होता है जिसमें हम क्वेश्चन में उस चीज़ के साथ खेल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, कंडीशंस क्या क्या गिवन है हमें। AB की लेंथ 8 होनी चाहिए, ठीक है। CD की लेंथ 6 होनी चाहिए, परफेक्ट है। एंड AB और CD आपस में परपेंडिकुलर भी होने चाहिए, ग्रेट, ठीक है। बट ऐसे तो बहुत सारी ट्राइंगल्स बन सकती हैं। अगर आपको ध्यान हो, हमारा जो मेथड 1 था ये वाला, इसमें बाय चांस सारे x कैंसल आउट हो गए। ऐसा भी तो हो सकता था कि x बच जाए। अगर x बच जाता तो हम यहाँ पर EF की वैल्यू ना निकाल पाते।
तो इनफैक्ट बेसिकली क्वेश्चन एक्स पर डिपेंडेंट हो जाता, मतलब हमें क्वेश्चन में कुछ और भी इन्फॉर्मेशन दी होनी चाहिए थी, ठीक है। तो जब भी प्री आरएमओ या आरएमओ में क्वेश्चन आ रहा है तो हम ये तो मानकर चलेंगे कि क्वेश्चन इज करेक्ट एंड उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो लेट्स सी द शॉर्टकट, हम क्या कर सकते थे। अगेन अब इसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारे पास ए बी लेंथ गिवन है, सी डी लेंथ गिवन है, और हमें कुछ भी नहीं गिवन अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि सी डी शुड बी परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, मैं जस्ट आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। देखो लेट्स से दिस इज सी डी, है ना, ये मान लो सी डी है, और ए बी मैं इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बना रहा हूँ, दिस इज ए बी, ठीक है। ए बी की लेंथ 8 गिवन है, 8 यूनिट की मैंने एक लाइन सेगमेंट कट कर ली, ठीक है। सी डी की लेंथ हमें गिवन है 6। अब हम सी डी को तो फिक्स रख रहे हैं, ये जो ए बी है ना, इस ए बी को मैं ऐसे लेफ्ट और राइट में मूव करा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो चलो इधर मैंने नाम थोड़े उल्टे लिखे हुए हैं, तो ए पॉइंट इधर है, बी पॉइंट इधर है। अब ए बी लाइन सेगमेंट को हमने उठाया और हम हल्का सा ए बी को राइट पे ले गए, ठीक है। तो बेसिकली बी पॉइंट बन गया बी डैश एंड ए पॉइंट बन गया ए डैश। ऑब्वियसली बी डैश ए डैश लेंथ क्या रहेगी, वो सेम रहेगी जो ए बी थी, कितनी थी वो 8, है ना। और जो सी डी है वो तो हम छेड़ ही नहीं रहे हैं, सी डी विल रिमेन कॉन्स्टेंट, सी डी कितना रहेगा, सी डी विल रिमेन 6, ठीक है। अब बी डैश को मैं थोड़ा सा, मतलब ये जो ए डैश बी डैश सेगमेंट है इसको मैं थोड़ा सा और आगे ले गया, ठीक है। तो अब बी डैश नए पॉइंट पर पहुंच गया बी डबल डैश, और ए डैश नए पॉइंट पर पहुंच गए ए डबल डैश, ठीक है। अब इन सब सिनेरियो में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी जो भी ए डी का मिड पॉइंट है, दैट मीन्स ए डी का या ए डैश डी डैश का या ए डबल डैश डी का, और जो बी सी का मिड पॉइंट है, उनके बीच में डिस्टेंस शुड रिमेन सेम, ठीक है, तभी तो ये आंसर बनेगा। तो हमने क्या किया, हम धीरे धीरे बी पॉइंट को आगे आगे करते करते हम डी पॉइंट के पास ले गए, ठीक है। लेट्स से ये फिगर देखते हैं हम, बी और डी को हमने बेसिकली क्या कर दिया, हमने इन दोनों को कोइंसाइड करा दिया, ठीक है। यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो कि अगर कोइंसाइड करा दोगे तो भैया ये 90 डिग्री बन जाएगा, बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ABC इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इस पॉइंट पे भी मैं अभी आता हूँ, ठीक है, बट पहले हम देखते हैं, हमने बी और डी पॉइंट को कोइंसाइड करा दिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, AB जो लेंथ है, AB लेंथ जो है वो बेसिकली AD के भी इक्वल हो जाएगी, एंड दैट इज नथिंग बट 8। CD लेंथ है वो 6 के इक्वल हमें गिवन ही है। E मिड पॉइंट था, E मिड पॉइंट था AD का, तो E ऑब्वियसली मिड पॉइंट AB का भी हो जाएगा, बिकॉज B और D हम सेम पॉइंट मान रहे हैं। तो बेसिकली EF विल बी नथिंग बट हाफ ऑफ AC, और AC कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। CD हमारे पास है 8, AD हमारे पास है, सॉरी AB हमारे पास है 8 और CD हमारे पास था 6, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का अंडर रूट, तो AC कम्स आउट टू बी 10 एंड EF विल बी हाफ ऑफ AC एंड दैट इज 5। तो ठीक है, तो सीधा हमने कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, सीधा आंसर आ गया, जस्ट एक एजम्पशन के साथ। एजम्पशन भी नहीं कहूँगा, मतलब हमने एक जस्ट जुगाड़ लगाया कि हमने बी और डी पॉइंट्स को कोइंसाइड करा दिए। हाँ, अब कमिंग बैक टू द फैक्ट कि ये तो भाई एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल था, इसमें आप 90 डिग्री कैसे मान सकते हो यार, ठीक है, बी पॉइंट को डी से कोइंसाइड मत कराओ, जस्ट थोड़ा सा इसके पीछे ले जाओ। जैसे मैंने इस फिगर में, पिछले वाले फिगर में आपको दिखाया था, जैसे बी डबल डैश पॉइंट है वो डी के बिल्कुल पास है, ठीक है। इस फिगर में भी जो बी सी और ए डबल डैश डी का जो मिड पॉइंट होगा, दिस विल बी ई एफ, है ना। ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे, तो वाई नॉट कोइंसाइड बी विद डी। ऐसा करने से क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, हम क्वेश्चन को बड़े ही ईजिली सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो ऐसा है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस में होता है, जब है ना क्वेश्चन में कोई एक वैल्यू होगी जो अननोन है, जिसको तुम चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में बी और डी पॉइंट्स को कोइंसाइड करते हैं तो ये क्वेश्चन ऐसे सिंपली हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आज के सेशन में हमने यही 2 क्वेश्चंस करने थे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में भी हम ऐसे कुछ जुगाड़ करेंगे, कुछ और बेटर जुगाड़ करेंगे, ठीक है। कुछ अगेन प्री आरएमओ आरएमओ लेवल के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे शॉर्टकट मेथड से, राइट। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। यहाँ हम VOS में, वेदांतो ओलंपियाड स्कूल में प्री आरएमओ आरएमओ और INMO के बैचेस हमने रन किए हुए हैं। तो जिन बच्चों का लास्ट ईयर प्री आरएमओ जिन्होंने नहीं दिया था या जिनका क्लियर नहीं हुआ था, वो प्लीज़ विजिट टू olympiad.vedanto.com, ठीक है। वहाँ पर आप जाओ, वहाँ एक वोल्ट वेदांतो ओलंपियाड लिटमस टेस्ट नाम का टेस्ट है एक, जो आपको देना होगा, ठीक है। वहाँ से हम वो बेसिकली हमारा एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसमें हम कुछ बच्चों को सेलेक्ट करते हैं जिनको हम प्री आरएमओ कोर्सेज में एनरोल करते हैं। अगेन दीज कोर्सेज आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इनमें हमें कोई चार्जेस नहीं है,
बिकॉज अल्टीमेट एम इज़ टू ब्रिंग गोल्ड फॉर इंडिया, ठीक है। और तो हमने ये सारे कोर्सेज फ्री रखे हुए हैं। और अगर कुछ बच्चों का लास्ट ईयर ऑलरेडी प्री आरएमओ या आरएमओ क्लियर था तो उनको हम डायरेक्टली आरएमओ और आईएनएमओ के बैचेस में एनरोल करेंगे। तो जिन बच्चों का भी प्री आरएमओ या आरएमओ क्लियर था वो प्लीज़ अपने रिजल्ट को एज अ प्रूफ मुझे मेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर chetan.garg@vedantu.com। हम लोग आपको जल्दी से जल्दी डायरेक्टली आरएमओ और आईएनएमओ के बैचेस में एनरोल कर लेंगे। बट डू रिमेंबर टू मेल योर प्रूफ दैट यू हैव क्लियर्ड आइदर प्री आरएमओ और आरएमओ, राइट। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आया। आई होप आपको भी काफ़ी एंजॉय किया होगा आपने। नेक्स्ट सेशन में अब हम मिलेंगे, ठीक है, उसमें हम काफ़ी और इंटरेस्टिंग शॉर्टकट्स करेंगे। थैंक यू।